आज गृह मंत्री जी ने यह कहा कि ये बिल धारा 14 का जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर खरा उतरता है। मैं अध्यक्ष जी ये बताना चाहता हूं कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन का आधार क्या है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का आधार यह है कि इक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अनइक्वल्स। और इसका ये क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति जब भारत आता है तो वो शरणार्थी है, तो उसमें आप ये नहीं देख सकते कि ये शरणार्थी एक धर्म का है या दूसरे धर्म का है। जब वो शरणार्थी है तो ये आपका फर्ज बनता है कि उसको बराबरी का दर्जा दिया जाए और उसको बराबरी की नजर से देखा जाए। अध्यक्ष जी, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि ये जो विधेयक है ये भारत की परंपरा के भी खिलाफ है। जब 5वीं से लेकर 8वीं सदी के बीच पर्शिया से जब पारसी भाग के आए, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, तो गुजरात में जब संजन पहुंचे तो वहां के जो राजा थे, उनका नाम था जादव राणा, उन्होंने उन पारसियों को एक भरी हुई गड़वी दूध की भेजी। कहने का तात्पर्य यह था कि यहां बहुत लोग हैं, आपके लिए जगह नहीं है। उन्होंने, पारसियों ने उस दूध की गड़वी में शक्कर मिला दी और उन्होंने कहा कि हम शक्कर की तरह आपके समाज में घुल जाएंगे। ये भारत की परंपरा है, ये भारत का मूलभूत सिद्धांत है कि जो हमारी शरण में आया, हमने उसका धर्म नहीं देखा, हमने उसका मजहब नहीं देखा, हमने उसका फिरका नहीं देखा, हमने मानवीय आधार के ऊपर उसको शरण दी है। मैं अध्यक्ष जी 2 बात कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। हम शरणार्थियों को पनाह देने के बिल्कुल खिलाफ नहीं। हम सरकार से ये चाहते हैं कि आप एक व्यापक कानून लेके आइए, एक व्यापक रिफ्यूजी लॉ लेके आइए। आप इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर एक कानून लेके आइए, जो कानून धर्म फिरके से ऊपर उठ के ये जो बहुत ही संवेदनशील समस्या है, उस संवेदनशील समस्या को बहुत ही एक पैनी नजर से देखता है। आखिर में अध्यक्ष जी मैं एक बात कहना चाहूंगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब सदन में ऐसे संवेदनशील मुद्दे के ऊपर बहस होती है तो कभी कभी सत्ता पक्ष के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। आज गृह मंत्री जी ने कहा कि भारत के विभाजन के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार थी, धर्म के नाम पे। मैं साफ तौर पे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में 2 नेशन थ्योरी की किसी ने नींव रखी थी तो 1935 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा के सेशन में सावरकर ने रखी थी, कांग्रेस पार्टी ने नहीं रखी थी। अध्यक्ष जी बैठ जाइए, जब आपका मौका आएगा बोलिए। अध्यक्ष जी, मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि ये सत्ता पक्ष जानता है कि ये विधेयक क्यों लेके आए हैं। हम भी जानते हैं कि ये विधेयक क्यों लेके आए हैं और ये जनता भी जानती है कि ये विधेयक क्यों लेके आए हैं। पर मैं सिर्फ सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि इतिहास की आंखों ने वो फलक भी देखे हैं, लम्हों ने गलती की और सदियों ने सजा पाई है, और आज आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। और मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। अपने मनीष जी ने कहा कि यूएन कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज और यूएन प्रोटोकॉल ऑन रेफ्यूजीज 51 और 67 का हमने साइन किया है, हमने कभी साइन नहीं किया है। आपकी तो क्या बोले? नहीं, वो ठीक है, मगर हमने कोई रेफ्यूजी पॉलिसी को स्वीकार नहीं किया है। और शशि थरूर जी ने कहा, मैं फिर से श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने जो कहा है सदन के सामने रिपीट करना चाहता हूं। ये सरकार मानती है कि कोई रेफ्यूजी पॉलिसी की जरूरत नहीं है, हमारा कानून पर्याप्त है। भारत सरकार तय करे वो सारे रेफ्यूजी को शरण दे, कोई रेफ्यूजी की जरूरत नहीं, पॉलिसी की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा इतिहास का उदाहरण दिया कि पारसी गुजरात के किनारे आए, एक दूध का ग्लास भेजा राजा ने, उन्होंने अंदर शक्कर डाली,
और उन्होंने कहा कि हम घुल मिल कर रह जाइए, ये हमारी परंपरा है, पारसी को स्वीकार लिया। मनीष जी भूल गए, पारसी भी धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर आए थे, वैसे नहीं आए थे। जब उनको ईरान से भगाया गया, उनका धर्म, पारसी धर्म अस्तित्व में खतरे में आया, तब भारत ने शरण दी थी। और आज भी जो जिनको धर्म खतरे में आया, जिनको अपने परिवारों का प्रोटेक्शन करना था, वो आए, उन्हीं को हम शरण दे रहे हैं। मनीष जी, आपने जो उदाहरण दिया वो आपके ही दलील के खिलाफ है। उन्होंने किया, कहा भाई, नहीं, मैं उदाहरण की बात कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने एक बड़े शान से एक शेर पढ़ा कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई थी। मैं यही कह रहा हूं, लम्हों ने सजा की थी, लम्हों ने गलती की थी, खता की थी और सदियों ने सजा पाई है। मगर अब ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, लम्हों की खता अब नहीं होगी, ना सदियों तक सजा प्राप्त करने का मौका आएगा। मान्यवर, ये खता हम नहीं करने वाले, ये खता हम नहीं करने वाले हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार की बहन बेटियों को, बहुओं को बचाने के लिए यहाँ ना पड़े और हम न ले, उसका धर्म बचाने के लिए यहाँ ना पड़े और हम न ले, हम उसको नागरिकता दे, ये गलती हम नहीं कर सकते। मान्यवर, हम जरूर उनको स्वीकारेंगे, संवैधानिक सम्मान भी देंगे और पूरे विश्व के सामने सम्मान के साथ खड़े करेंगे। उन्होंने कहा कि 2 नेशन थ्योरी श्री सावरकर की थी या नहीं थी, इस विवाद में मैं जाना नहीं चाहता। मगर जिन्ना साहब ने जब 2 नेशन थ्योरी इवॉल्व करी, प्रसारित करी और विभाजन हुआ, आप कांग्रेस पार्टी ये बताए भला विभाजन क्यों स्वीकार किया? रोका क्यों नहीं? क्यों रोका नहीं? तो किसने साइन किया? मान्यवर महात्मा गांधी ने कहा था, मान्यवर महात्मा गांधी ने कहा था कि इस देश के अगर टुकड़े होंगे तो गांधी जी के मृतदेह पर होंगे। और कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर इस देश के विभाजन को स्वीकार कर ये सारी चीजें आज इसके आधार पर, मान्यवर, धर्म के आधार पर देश का विभाजन कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया था। ये ऐतिहासिक सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। मान्यवर, बाद में पूछो। मान्यवर, मान्यवर दयानिधि मारन जी ने कहा कि आप पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को मानते हो, उसके नागरिकों को नहीं मानते हो। दयानिधि मारन साहब, आपको वास्तविकता मालूम नहीं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भी हमारा है, उसके नागरिक भी हमारे हैं और आज भी कश्मीर की असेंबली के अंदर 26 सीट हम इसके लिए रिजर्व रखे, 24 सीटें रिजर्व रखे हैं। आपको मालूम नहीं है? बोलना सरल है और बोले के हिसाब से करना बड़ा कठिन है। और मान्यवर, उन्होंने कहा श्रीलंका के लोगों को क्यों नहीं दिया? मैंने सुबह भी जब पुनर्स्थापन के वक्त विरोध आया था तब कहा था कि अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से नागरिकता दी गई है। जैसे विभाजन के बाद सभी को दी गई, जो आए वो सभी को दी गई। 71 में बांग्लादेश से आए दी गई, दंडकारण्य में 1959 में जो बांग्लादेश से आए दी, तमिलनाडु के जो भाई लंका से आए उसको भी दी गई। 3 लाख लोगों को उनकी प्राकृतिक वृद्धि के साथ श्रीलंका की नागरिकता लाल बहादुर शास्त्री और बंडार नायक के बीच 64 में जो समझौता हुआ, ये एक सेकंड, मैं वो वहां से नहीं, मैं यही कह रहा हूं तो इसमें भी इसमें भी एग्रीमेंट था भाई, इसमें भी एग्रीमेंट था। बैठे, उसके बाद में भारत सरकार 5.25 लाख लोगों की वृद्धि के साथ 1979 में दी। उसके बाद शेष रह गए 1.5 लाख लोगों को सरकार के समझौते के तहत या तो वहां जाए या तो वहां जाए ऑप्शन दिया। 75,000 लोग वहां गए, 75,000 लोग यहां है। ये जब नागरिकता दी लंकन तमिलों को,
तब बांग्लादेश वालों को नहीं दिखी, पाकिस्तान वालों को नहीं दिखी, युगांडा से तब बांग्लादेश वालों को नहीं दिखी, अफगानिस्तान वालों को नहीं दिखी, पाकिस्तान वालों को नहीं दिखी। हर बार जो किया वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम। पहले मुझे सुन लो ना भाई, आपको बाद में पूछेगा। मान्यवर, जब भी नागरिकता के बारे में कोई इंटरवेंशन हुआ है, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हुआ है। युगांडा के लिए जब नागरिकता दी, तब देश भर से, दुनिया भर से आए सारे लोगों को नागरिकता नहीं दी थी, सिर्फ युगांडा से जो भारतीय आए थे। इसलिए इस बार ये 3 देशों से जो धार्मिक लघुमती आई है, इसको नागरिकता दी है। किसी को भी नागरिकता न देने का कोई इसमें दुर्भावना नहीं है, ना तमिलों को है, ना लंका से आए हुए शरणार्थियों को है। क्योंकि ये एक 3 देशों के जो धार्मिक शरणार्थी आए हैं, उनको एड्रेस करने के लिए ये लेकर आए, इसलिए हो रहा है। तो इसको भी मैं जरा स्पष्ट करना चाहता हूं। एक उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी की व्याख्या बहुत संकुचित है। मान्यवर, हमारी माइनॉरिटी की व्याख्या संकुचित नहीं है। दयानिधि मारन साहब, शायद मेरा हिंदी में वक्तव्य होता है तो ट्रांसलेशन में थोड़ी गड़बड़ हुई होगी। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ के माइनॉरिटी की बात ही नहीं करता। ये पूरा विधेयक वो 3 देशों में जो धार्मिक माइनॉरिटी है, इसके लिए हमारी व्याख्या संकुचित नहीं है। और ये सनातन साहब, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माइनॉरिटी की बात करेंगे, तीनों राज्यों का धर्म जब इस्लाम होगा तो वहां इस्लामिक लोग कैसे, इस्लाम के अनुयायी कैसे माइनॉरिटी हो सकते? हमारी व्याख्या संकुचित नहीं है। वहां के संविधान का प्रोविजन ऐसा है जो मुस्लिमों को माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं देता है, इसलिए नहीं। इस देश में इतने सारे मुसलमान हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है, सब जी रहे हैं। और यहाँ चित्र ऐसा बनाया जा रहा है कि इस देश के मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं है। मान्य, वहां पर जो वहां की स्थिति है, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम धर्म के अनुयायी वहां माइनॉरिटी नहीं है, इसलिए उनको नहीं स्वीकार करे, उनके साथ अन्याय नहीं कर रहे। अगर वो माइनॉरिटी होते तो उनको भी स्वीकार कर लेते। और रोहिंग्या का कहते हैं, रोहिंग्या के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, ब्रह्मदेश के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, और ब्रह्मदेश सेक्युलर कंट्री है, फिर भी वाया बांग्लादेश आते हैं। रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से मान्यवर, उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी में डर है। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि माइनॉरिटी में कोई डर की भावना नहीं है तो भी आपके वक्तव्य से थोड़ा बहुत खड़ा भी हुआ होगा, तो मैं मेरे सभी माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद के तहत, प्लीज बैठिए, प्लीज। मान्यवर, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश में किसी भी धर्म के नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है। ये सरकार सबको सुरक्षा और सबको समानता, समान अधिकार देने के लिए कटिबद्ध है। मान्यवर, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं। आज अभिषेक बनर्जी ने भी इस पर भाषण किया। उन्होंने, मैंने तो पहली बार सुना, शायद 6 साल में पहली बार बोले हैं, मगर बहुत अच्छा नहीं, मैंने पहली बार सुना, मैंने पहली बार, इसलिए कहता हूं बहुत अच्छा बोले इन्होंने, इसलिए बोले ना, ये तो कहा ना, मैंने पहली बार सुना भैया। इन्होंने टैगोर, विवेकानंद और बंकिम बाबू का उल्लेख किया, तीनों को कोट किया। मगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, बंकिम बाबू, टैगोर और विवेकानंद का बंगाल की कल्पना ऐसी थी जिसमें दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट में जाना पड़े, सरस्वती पूजन न हो, ये कल्पना करी थी। आप तो दुर्गा की पूजा करते हैं, बैठ जाएंगे, बैठ जाओ नो प्लीज। मान्यवर, गुस्से क्यों हो रहे हैं? मैंने तो उनको पूछना